ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का हम हार्दिक स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में। एक ऐसे प्रदेश में और एक ऐसे समिट में जहां पर आपके सपने मिलेंगे विकास से, जहां पर आपके व्यवसाय को मिलेगी एक नई गति, एक नई रफ्तार, और जहां पर आपके निवेश को यकीनन मिलेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि दिव्य सज्जनों, यह एक्सप्रेस प्रदेश है, अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। और इस गतिशील प्रदेश में आप सभी का सरकार की तरफ से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कर्मठ औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता जी को, नंदी जी को, जिनकी देखरेख में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जो अथक प्रयास करते आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने और एक प्रिफर्ड निवेश गंतव्य के रूप में तैयार करने की तरफ। तालियों के साथ स्वागत है श्री नंद गोपाल गुप्ता जी का, जिन्हें हम लोकप्रिय रूप से नंदी के नाम से जानते हैं। उनसे निवेदन उनके स्वागत संबोधन के लिए। सर्वप्रथम निवेश के महाकुंभ एवं उत्तर प्रदेश की समृद्धि के महोत्सव ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के उद्घाटन के कार्यक्रम में जनसेवा, सुशासन और अपनी विजनरी दृष्टि से वैश्विक मंच पर भारत को एक नई पहचान दिलाने वाले हम सबके अगुवा, प्रेरणा स्रोत, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नारी शक्ति की प्रतीक, हम सब की अभिभावक, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक स्वाभिमान एवं आर्थिक उन्नति को नई ऊंचाई देने वाले, नई ऊंचाई देने के लिए सतत समर्पित 25 करोड़ प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए रात दिन काम करने वाले प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, सभापति कुंवर मानवेंद्र बहादुर सिंह जी, संयुक्त अरब अमीरात एवं डेनमार्क के माननीय मंत्रीगण, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी जी, प्रदेश सरकार के हमारे सभी सहयोगी माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी, IIDC श्री अरविंद कुमार जी, उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियों का, देश दुनिया के कोने कोने से आए हुए सम्मानित डेलीगेट्स, सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, मीडिया के साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब का परम सौभाग्य है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत को G20 की अध्यक्षता का गौरव प्राप्त हो रहा है। पूरा भारतवर्ष इस उपलब्धि से गदगद है। सभी के मन में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक ही भाव उठता है कि मोदी जी की रूह में जज्बा है जब ईमान का, मोदी जी की रूह में जज्बा है जब ईमान का, क्यों न फिर डंका बजे दुनिया में हिंदुस्तान का, क्यों न फिर डंका बजे दुनिया में हिंदुस्तान का। अभी हाल ही में अमृतकाल का पहला बजट, जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया गया। ऐसे स्वर्णिम कालखंड में उत्तर प्रदेश को एक ऐसे आयोजन की मेजबानी का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है जो भारत की आत्मा के मौलिक विचार वसुधैव कुटुंबकम की बुनियाद पर आधारित है। आज के इस कार्यक्रम में यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली सहित 10 देशों के सम्मानित प्रतिनिधि पार्टनर कंट्री के रूप में उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में आपकी वैश्विक सोच की प्रेरणा समाहित है। GIS से
निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में, देश के सभी बड़े महानगरों में, दुनिया के 16 देशों और 21 सिटीज में रोड शो के आयोजन हुए। इस मुहिम से लोकल से लेकर ग्लोबल तक के वास्तविक मंत्र को धरातल पर उतारा गया है। यही कारण है लाखों करोड़ के निवेश प्राप्त हुए। इस समिट को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। जीआईएस के महामंच से हम विकास की नई संभावनाओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दूरगामी दृष्टि एवं सही दिशा वाली डबल इंजन की सरकार के कारण हम सब आज इस विराट आयोजन के साक्षी बन रहे हैं, जहां एक ओर अयोध्या, काशी, मथुरा की दिव्यता, प्रयाग का महाकुंभ दुनिया भर में सनातन धर्म को मानने वालों को गदगद कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर डिफेंस कॉरिडोर, डाटा सेंटर, जेवर एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक पार्क, फार्मा पार्क, फिल्म सिटी जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं से इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी को भी उत्तरोत्तर नई ऊंचाई मिल रही है। हम सांस्कृतिक विकास और आर्थिक तरक्की दोनों ही मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश और दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनियों के आगमन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और रोजगार के करोड़ों नए अवसर प्राप्त होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। चाक चौबंद कानून व्यवस्था, निवेशकों के हित की सुरक्षा, इंडस्ट्री फ्रेंडली इकोसिस्टम, समयबद्ध एवं जवाबदेह कार्यप्रणाली के कारण बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हुआ है। पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सुचारू नेटवर्क से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नई रफ्तार मिली है। यही कारण है जो क्षेत्र औद्योगिक विकास से अछूते रहते थे, आज इंडस्ट्रियल हब बनकर उभर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी गरिमामयी उपस्थिति में आज का यह आयोजन उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास की यात्रा में अविस्मरणीय अध्याय के रूप में दर्ज हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के महामार्ग पर ठोस कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है। इस पंडाल में मौजूद प्रत्येक निवेशक का संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से समृद्धि की यात्रा में सहभागी बनने के लिए सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके बहुमूल्य समय के लिए कोटि कोटि आभार करते हुए आपके लिए इस पंडाल में मौजूद एक एक व्यक्ति के हृदय की भावना को 2 पंक्तियों के माध्यम से कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मोदी जी के पास है जागीर जब ईमान की, मोदी जी के पास है जागीर जब ईमान की, मुस्कुराए फिर न क्यों तस्वीर हिंदुस्तान की, मुस्कुराए फिर न क्यों तस्वीर हिंदुस्तान की। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और देवी सर, 2017 के बाद से विकास की राह पर चलता हुआ ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। राज्य वही है, संसाधन वही है, काम करने वाले लोग भी वही हैं, पर नई नेतृत्व में नई सोच के साथ, पारदर्शी कार्य संस्कृति के साथ, लोक कल्याण की भावना के साथ ये समृद्ध, संपन्न और सुरक्षित उत्तर प्रदेश है, जो अब भविष्य के द्वार पर दस्तक देते हुए आप सभी का आह्वान कर रहा है कि आप नवीन और शक्तिशाली भारत के निर्माण में, नवीन उत्तर प्रदेश की विकास गाथा में शामिल हो। और इसके द्वार आप सभी के लिए खोलते हुए, आप सभी को इसके विकास पथ पर आमंत्रित करते हुए, मैं हमारे विकास पुरुष, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप अपने कर कमलों द्वारा उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का मंगलमय शुभारंभ करें, रिमोट का बटन दबाकर।
law and order, world-class infrastructure, enabling policy framework, business-friendly governance. These are the four elements propelling Uttar Pradesh towards a global takeoff, making it New India's growth engine. Following the growth principles laid down by India's visionary Prime Minister Shri Narendra Modi, Uttar Pradesh is on its way to becoming the most preferred investment destination for global investors and industrialists. One of the fastest growing Indian states, UP ranks high in ease of doing business with zero tolerance policy against crime and corruption. Known for its cultural vibrance, value system and 250 million populace, UP is not only India's single largest consumer market, but also a bountiful supplier of skilled human resources. The state has a vast land bank and robust policies to ensure the availability of land for investors to do business. A number of sector-specific industrial parks are being developed. Blessed with natural resources, fertile land and perennial rivers, the state offers tremendous opportunities in agro, food processing, dairy and textiles manufacturing sectors. With 96 lakh MSMEs, Uttar Pradesh is Digital India's biggest hub of mobile manufacturing, an emerging data center hub, pharma and educational hub. यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उससे व्यापारियों का भरोसा लौटा है, बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। बीते वर्षों में यहाँ की प्रशासनिक क्षमता और गवर्नेंस में भी सुधार आया है। Inspired by PM's Vocal for Local movement, UP is high on promoting indigenous products under One District, One Product project. Our defense corridor is helping India become Atmanirbhar in the defense sector. The state is a haven for cultural, spiritual and eco-tourism businesses too. Overcoming the challenge of being landlocked, UP's dedicated freight corridors, inland waterways, expressways and airports provide quick, cost-effective, multimodal logistics solutions for the movement of manufactured goods around the global market. World-class, power-rich infrastructure with 9 operational and 10 upcoming airports, 4-lane interstate highways and the futuristic rapid rail transport system shall make every nook and corner of the state easily accessible for the world, thus opening up entire state for investment, including the Purvanchal and Bundelkhand areas. To ensure an investor-friendly ecosystem based on transparency and trust, the government of Uttar Pradesh has come up with Invest UP 2.0, a comprehensive investor services framework under which a single-window MOU monitoring portal, Nivesh Sarathi, has been developed to provide one-stop solutions for investors. The state government has formulated New Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2022 and more than 25 sectoral policies to attract investments in various focus sectors. Catapult the state towards becoming a $1 trillion economy, we followed a global to local approach. After thorough consultation with all stakeholders, the newly formed policies were showcased internationally, then nationally, and then to the existing domestic investors within UP, generating immense global investor interest. Today, the Uttar Pradesh Global Investors Summit 2023 brings together
policymakers, corporate leaders, business delegations, academia, think tanks, and leaders from across the globe to collectively explore business opportunities and forge global investment ties in Uttar Pradesh. Opportunities shall also spike employment opportunities for the state's young and skilled workforce. As India enters its Amrit Kaal, the golden period of independence, the government of Uttar Pradesh, under the guidance of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, ensures you all of the most conducive business environment and a vibrant ecosystem for sustainable growth that shall play a pivotal role in India's journey to become a $5 trillion economy. Come aboard on our global takeoff to become the most favored business destination. उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। Uttar Pradesh, New India's growth engine. ये नया उत्तर प्रदेश है विकास की राह पर चलता हुआ, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी की कविता की कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहेंगे जो बहुत सटीक बैठती हैं उत्तर प्रदेश के विकास की तरफ। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने, अभी तो सूरज उगा है। तो अभी तो नए उत्तर प्रदेश का सूरज उगा है, और यकीनन आप सभी के साथ प्रयास के साथ और विश्वास के साथ ये और अलौकिक होगा और प्रकाशमय होगा। और इसी साथ और सहयोग की मनोकामना के साथ अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे लीडिंग इन्वेस्टर्स के विचारों को। और सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगी, आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कुमार मंगलम बिरला जी को, चेयरमैन आदित्य बिरला ग्रुप। उन्हें तालियों के साथ, शुभकामनाओं के साथ मंच पर स्वागत करते हैं। आप जानते होंगे कि 2023 में अभी हाल ही में उन्हें पद्म भूषण से सुशोभित किया गया है। इनवाइटिंग डॉक्टर कुमार मंगलम बिरला जी। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh Shri Yogi Adityanath ji, Honorable Defence Minister Shri Rajnath Singh ji, Honorable Governor of UP Srimati Anandi Ben, distinguished ministers, government officials, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to be here today joining the Global Investor Summit here, amongst both Indian and leading investors from across the globe. We are meeting against the backdrop of a moment of remarkable change and unbridled possibilities in India. As you are all aware, India is now the fastest growing large economy in the world and is poised to become the third largest economy in the world by 2030. As a global business group, we operate in 36 countries, and I can confidently say that India today stands out amongst all of them. There is perhaps no other country in the world that combines robust democracy, transformational governance, economic might, demographic dynamism, and entrepreneurial energy. From renewables to digital governance and space tech to agri-innovation, India is emerging as a truly global champion. And for that, one man deserves much of the credit, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, जिन पर 140 करोड़ भारतवासियों का अटूट विश्वास है. Our Prime Minister has energized each one of us, to say the very least, with his vision for our nation's Amrit Kaal, a glorious period of sustained growth and prosperity, one where our actions will be in harmony with the universe. मुझे विश्वास है कि इस अमृत काल में
हमारी यानी इंडिया की प्रगति वैश्विक समृद्धि का एक नींव होगी. And at the heart of this Indian story is of course Uttar Pradesh. The Aditya Birla Group shares a deep bond with Uttar Pradesh. About 500 kilometers from here at Renukut, our metals flagship company Hindalco took roots way back in the 1950s. Since then our operations there have grown multifold, and we have also expanded our presence into many other sectors in the state. For example, cement, chlor-alkali chemicals, fashion retail, financial services and carbon black, to name a few. Today, 7 of our group businesses have a significant presence in Uttar Pradesh, anchored by over 30,000 people across our operations in the state. Our total investment value in UP stands at a staggering 40,000 crores. It is heartening for me to see as an investor Uttar Pradesh undergo a metamorphosis in the last few years under the leadership of Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji and under the guidance of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. इस संदर्भ में कुछ मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक वक्तव्य का एक अंश याद आता है जो काफ़ी वायरल भी हुआ था. आपने इसे कहा था, यूपी प्लस योगी बहुत हैं अब उपयोगी. Uttar Pradesh was always known for being the most populous state in India for its agrarian base and for its proximity to the national capital region. However, it was a laggard in industrial development despite having a large consumption base. That picture is slowly and dramatically changing thanks to a pragmatic and industry-friendly administration and rapid pace of infrastructure development. The scale of infrastructure projects and their pace of implementation here are both remarkable. Be it the state-of-the-art highway projects crisscrossing the length and breadth of the state, the metro rail projects or the new airports, the state is upgrading its infrastructure in a transformative way. The government has also made significant strides in terms of ease of doing business. It was ranked second in the ease of doing business survey of the central government. Its Nivesh Mitra portal, which is a dedicated single window system, has won huge appreciation from investors. To further build upon its attractiveness for investors, the Uttar Pradesh government has recently launched a new industrial investment and employment promotion policy that targets making the state a $1 trillion economy. Investors are already taking note of the changing face of Uttar Pradesh. In the 3 years ending September 2022, the state has attracted FDI worth $1.1 billion, which is more than what it has attracted over the first 2 decades of this century. When it comes to building new age infrastructure or providing efficient governance, Uttar Pradesh is creating an example for other states to follow. In the process, it is creating immense opportunities for investors both in India and abroad. As an early investor in the industrial journey of the state, we feel enthused by the rapid progress that the state is making. Today, Uttar Pradesh can rightly be considered one of the key states driving India's journey towards a $5 trillion economy. And therefore, we are committing further investments to the tune of rupees 25,000 crores across our businesses: cement, metals, chemicals, financial services, and renewable energy. And we are truly excited to be a part of this journey. Thank you. Thank you, sir, for sharing with us the impressive footprints which you have casted here and the further futuristic plans you have. And now, ladies and gentlemen, inviting another iconic business leader, Chairman Reliance Industries, Shri Mukesh Ambani ji, who has in fact been leading various game-changing ventures in the country. Shri Mukesh Ambani, Chairman Reliance Industries.
Most respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji, respected Governor Srimati Anandiben Patel, respected Defence Minister Shri Rajnath Singh ji, respected Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji, distinguished dignitaries, my esteemed friends from industry and business, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट विकास का एक महाकुंभ है। यहाँ दूसरी बार आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है। उत्तर प्रदेश पुण्य भूमि है, प्रभु रामचंद्र जी की भूमि है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम की भूमि है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, our nation has transformed remarkably since you have become Prime Minister in 2014. Guided by your vision and driven by a laser-sharp focus on execution, a bold new India is taking shape. An India which will fulfill the aspirations of its 1.4 billion citizens. Modi ji, you have aptly said that India has now entered its Amrit Kal. This year's budget has indeed laid the foundation for India's emergence as a developed nation. It stands out for its highest ever resource allocation for building the foundation for country's growth in terms of capital expenditure. This is bound to not only boost economic growth, but also achieve greater social welfare. I am confident that India is on a very strong growth path, and there are four main reasons for my conviction. First, Indians are embracing technology at a rate unseen even in the developed world. For example, as we speak, this year, 2023, India is rolling out the fastest 5G network through the length and breadth of our country. Second, India has the world's largest population of youth. Our youth is brimming with entrepreneurial energy and passion. Their innovations and ideas will take the world by storm. Third, thanks to your far-sighted leadership, regional imbalances are fast disappearing. Uttar Pradesh is a shining example of this. The divide between urban India and rural Bharat is also closing. Fourth, and most importantly, you have brought about a fundamental change in the mindset of the nation. There is unprecedented hope and optimism among the people. Nobody in the world can question the fundamentals of Indian economy. They are robust. And now is the time for all our enterprises to step up on the accelerator, because Udyog and Sahyog always must go hand in hand. सम्माननीय श्री योगी जी, जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में जोश और उत्साह दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। UP is also blessed
with a highly motivated and result-oriented administration. Therefore, all of us representing India's business community at this summit would like to assure you that we have come to partner with you in your Vision 2030. Together, we can and we will transform India's most populous state into one of India's most prosperous states, achieving your vision of $1 trillion economy in the next 5 years. Allow me to spell out Reliance's commitments towards Uttar Pradesh. First, Jio will complete its rollout of 5G to cover every town and village in this state by December of 2023, that is in 10 months from today. Jio platforms will help modernize all areas of business and industry, agriculture, social sector, and governance. We plan to pilot our 2 new innovative initiatives, Jio School and Jio AI Doctor, to bring top-class education and healthcare most affordably to villages and small towns across the state of Uttar Pradesh. Second, Reliance Retail will revolutionize hundreds of thousands of kiranas and small stores across UP, enabling them to grow more and earn more. More importantly, we will increase manifold our sourcing of a wide range of agriculture and non-agro products from the state. It will benefit our hard-working kisans, local artisans, craftsmen, MSMEs, as well as the supply chain ecosystem in UP. Third, in new energy, we will set up 10 gigawatts of renewable energy capacity, the largest in UP. We will also start an ambitious new bioenergy business. Reliance के bioenergy उद्योग से यूपी के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा. हमारे किसान अन्नदाता तो है ही, अब ऊर्जादाता भी बनेंगे. इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार होगा और पर्यावरण शुद्ध होगा. Fourth, our philanthropic arm, Reliance Foundation, is contributing to the success of Pradhan Mantri Ji's Namami Gange mission. It will continue to engage with partners and government in its mission to transform lives and livelihoods in the state. In a nutshell, Reliance will continue to work for UP, Ji Jaan se, and we always back our words with action. When I last visited the summit in 2018, Reliance was just beginning its journey in Uttar Pradesh, and I had committed to Yogi Ji that Reliance would be a reliable partner to Uttar Pradesh. True to our word, from that day till now, we have invested 50,000 crores in Uttar Pradesh. Our businesses have not only been growth multipliers as they enable several sectors of the economy to grow, but also employment multipliers. Our investments have generated over 80,000 direct and indirect jobs in the state. Today, I am happy to announce that we plan to invest an additional 75,000 crores in UP over the next 4 years across Jio, retail, and renewable businesses. These new investments will create an additional over 1 lakh jobs in the state. Uttar Pradesh का स्वर्णिम युग शुरू हुआ है. सभी यूपी वासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. I wish this summit and the state all the success. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, उत्तर प्रदेश की उन्नति और प्रगति में और अपना सहयोग देने का. और अब देवीय सज्जनों, आमंत्रित करते हैं हमारे अगले आइकॉनिक बिजनेस लीडर को,
जिन्हें लोग पॉपुलरली मैराथन मैन के नाम से भी जानते हैं और जिन्हें वर्ष 2022 में पद्म भूषण से सुशोभित किया गया था और जो देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने बिजनेस हाउस को लीड कर रहे हैं, चेयरमैन टाटा सन्स श्री एन चंद्रशेखरन जी। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, respected Governor Anandiben ji, respected Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath ji, respected Defence Minister of India Rajnath Singh ji, ministers from the Government of Uttar Pradesh, officers of the government, fellow businessmen, all delegates, friends from media. It is a great privilege and honor to be here at the Global Investor Summit 2023 of Uttar Pradesh and share a few thoughts. Here at the Global Investor Summit 2023 of Uttar Pradesh and share a few thoughts. India, under the strong visionary leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, has achieved a position where we are going to see India being the fastest growing economy, not only in the current year, I'm pretty sure in the coming years of the decade. It is not only about economic growth. What the Honorable Prime Minister has enabled is a 360-degree development. That is because there is a confidence and aspiration in every Indian, in every nook and corner of the country. So we are seeing economic development, development in quality of life, development in sports, arts, and across the board, you see it exhibiting itself in terms of the aspiration and want to achieve more everywhere. From an economy point of view, India's dream of becoming a $5 trillion economy, 10 trillion, and again 25 trillion when we become 100 years after independence, is very much achievable, and we are well on our path. And we have started the Amrit Kal with the first budget, which I would say lays a very strong foundation, because we are seeing a tremendous investment towards infrastructure development and also policies that will promote huge consumption. I feel we are in a situation where we are going to see growth led by infrastructure as well as consumption. We are going to see rural growth as well as urban growth, domestic growth as well as exports growth. It is a very unique situation because this has not happened. Usually one thing or the other will pull us down. I think we are in a unique situation. The world is going through three fundamental transitions: digital artificial intelligence transition,
energy transition, and transition towards building a global value chain to meet the supply chain demands of the world. I would say India is very uniquely positioned to not only participate but lead in all the three dimensions. I will take a minute. On the AI and digital transition, we are very uniquely placed because of three reasons. One, India has adopted digital in a very unique way to solve problems at scale, both in public services delivery as well as in the private sector. Second, we have a most successful IT industry which has enormous capability. And third, we have a talent pool which is very unparalleled. So we are very uniquely positioned towards this transition, not only for India but for the world. Second, in energy transition, we will be the only nation which will be adding significant capacity of energy, more than twice or thrice of what we have today in the next 2 decades. With this kind of a growth, transition becomes easier. The transition is not a substitution, transition becomes a growth engine. And third, in terms of the global supply chain, again, the government policies, whether it is the PLI schemes or simply the vision of the Prime Minister to take India to be a leader in the most important sectors of the future, is going to drive a huge amount of investment, capability building, and ecosystem development, which is all going to lead into enormous amount of growth domestically and most importantly globally from an export point of view. Coming specifically to Uttar Pradesh is already the 3rd largest state in the country, and from the current 225-230 billion, it is absolutely well placed to capitalize on the trends and become a $1 trillion economy when India will be a 5 trillion, and again become a $2 trillion economy by the time India reaches 10 trillion. There are 3 or 4 sectors which are very suitably placed. One is agriculture. Already UP has a very strong presence. It is the largest producer of oilseeds. It's among the top 3 in terms of wheat, sugarcane, fruits, vegetables, and pulses. And it is so uniquely advantageous that 87% of the sown area is fully irrigated, which is significantly higher than the national average of 50%. By applying the technology of the modern industrial era, UP can dramatically increase productivity in its agricultural sector. The manufacturing sector presents another opportunity because UP is much below the national average or below the other states. UP only gets 12% contribution from this sector. With the tremendous focus on infrastructure development and the value chain opportunity that is presented globally, UP has a fantastic opportunity to increase its share from manufacturing by focusing on advanced manufacturing, precision electronics,
semiconductors, assembly and testing, defense and aerospace, pharmaceuticals, all of this are going to happen in this coming decade, and UP, with its vast land and progressive policies and infrastructure, can capitalize. Third area is tourism. Already UP is the largest in terms of attracting foreign visitors. Close to 5 million tourists from abroad visit UP. UP is most uniquely positioned because of its history, because of the UNESCO heritage sites, 24 wildlife sanctuaries, and Varanasi, the Jyotirling, and a number of religious places which are of huge significance both for domestic tourists and for international tourists. The tourism opportunity in UP is unparalleled to any other place. So these three growth engines can significantly contribute to Uttar Pradesh's dream of becoming a $1 trillion economy, and in the process can address a lot of jobs and address quality of life, as well as bring down the inequality that exists between the different 75 states and bring a range which is much closer, where the per capita income and quality of life can lift all people in the state of Uttar Pradesh. A few words on Tata Group. Tata Group has a long history of presence in the state, from our steel company to automotive company, and a large presence of TCS, and all our retail companies, financial services companies, Tata Advanced Systems, Tata Power. 18 companies of the state of the Tata Group are deeply present. And today, more than 50,000 people work in the state of Uttar Pradesh. We are on a huge expansion across all our companies in the state. Our hotel business sees tremendous opportunities in the state because of the tourism that's going to come, both religious tourism as well as wildlife and other aspects that will attract tourists. Air India has a detailed plan to connect every part of UP to the rest of India and potentially to the important destinations of the world. And we are already having huge investments in Noida, both from a TCS point of view and also from Air India point of view. And I'm happy to say that we are going to build an integrated multimodal air cargo through Air India sets with our partner Zurich Airport in the new Jawahar Airport. So the group is very committed and sees a tremendous opportunity, and I want to express our gratitude to the phenomenal leadership that is being provided by the Honorable Chief Minister under the vision of our Prime Minister for clean governance, huge infrastructure development, as well as an atmosphere which is so much business friendly. I wish the summit a grand success, and thank you for giving me this opportunity. Thank you, sir, for your commitments for UP. और दिव्य सज्जनों, हिंदुस्तान का और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में जेवर में बनने जा रहा है, और इससे उत्तर भारत का ये प्रवेश द्वार साबित होगा और साथ साथ ये उत्तर प्रदेश को ग्रोथ सेंटर के रूप में स्थापित करेगा। इसका निर्माण किया जा रहा है ज़ूरिक एयरपोर्ट एशिया के द्वारा
भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से हमारे साथ श्री डैनियल बर्चर हैं, CEO ज़ूरिक एयरपोर्ट एशिया। उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ। I request and invite Shri Daniel Bircher, the CEO of Zurich Airport Asia, to kindly address this August gathering. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Defence Minister, Shri Rajnath Singh ji, Honorable Governor of UP, Madam Ji, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, Member of Union Cabinet Ministers, Member of the Cabinet of Ministers of the Uttar Pradesh Government, Members of the Parliament and Members of the Uttar Pradesh Vidhan Parishad and Vidhan Sabha, friends and colleagues from the corporate world, members of the media, and ladies and gentlemen. It is indeed a great honor to be here and addressing this August gathering today. Zurich Airport has been a long-standing partner with India. Having developed and built Bengaluru Airport almost 2 decades ago, we have assessed many other projects along the way, and today we are well on course to deliver a new gateway for Uttar Pradesh, the Noida International Airport. Alongside India, Zurich Airport will celebrate its 75th anniversary this year. And we are putting together all our years of experience and our global expertise spanning across 3 continents into making the Noida International Airport an aviation landmark of which the state of UP and the nation can be proud. I would like to congratulate the Honorable Prime Minister and the Honorable Chief Minister for the world-class infrastructure that they have developed for the state of Uttar Pradesh. No state has perhaps done as much as UP in recent years to encourage investment in the state. The fact that the who is who of the Indian entrepreneurs and global investors are present here today is a testament to this. Our own experience in the state of Uttar Pradesh has been nothing short of excellent. We are one of the largest foreign investors in the state today, and it's not just our investment. Noida International Airport is accelerating investments from world-class partners, be it for the development of a fuel farm, for a multimodal cargo hub together with the Tata Group, an airport hotel, catering facilities, and this is just the beginning. Noida International Airport will be a lighthouse project that will pave the way for greater investments in the state. An airport is not just a place where one catches flights. As we have seen across the world, airports are catalysts for economic growth and job creation in the surrounding areas. This project will therefore also support Western UP's development into a hub for manufacturing and commerce and create thousands of employment opportunities. One of the goals declared by the Honorable Prime Minister at the unveiling of the national logistics policy is to bring down the cost of logistics from the present 13% to 14% to single digits. The upcoming multimodal cargo hub at Noida Airport will be a big contributor in bringing down logistic costs for the region. Alongside that, it will help to stimulate growth in trade and manufacturing in the state of Uttar Pradesh. The Honorable Chief Minister, Shri Yogi Adityanath ji, has been the driving force behind the development of Noida International Airport. Not only did he and his government ensure smooth land acquisition and pave the way for speedy clearances, but he and his administration had the wisdom and foresight to plan for tomorrow. When it opens next year, Noida International Airport will have direct access to the Yamuna Expressway. There will be separate and independent road access
to the airport's east, allowing for the smooth and unrestricted transport of freight. And the airport terminal will in turn have their own metro and high-speed rail stations, providing a smooth experience for passengers. Looking beyond that, the government of UP has begun to acquire land to the north and to the south of the current airport site, providing for future airport growth and development in the decades to come. With the support and the encouragement of the state government, we are proud to say that we see ourselves not just as financial investors in the state of Uttar Pradesh, but as partners in its progress. Noida International Airport is a shining example of a public-private partnership in action, and we are delighted to have the government of Uttar Pradesh as public partners. Together, we will be developing a world-class airport in Noida, a modern, digitally enabled airport that will not only be welcoming and easy to use, but also sustainable. An airport that is very much at home in Western Uttar Pradesh and reflects the region's rich architectural heritage. Noida International Airport will be a true blend of Swiss efficiency and Indian hospitality. On behalf of Zurich Airport, I take this opportunity to thank you, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji, for your support, your encouragement, your partnership. Honorable dignitaries, distinguished guests, ladies and gentlemen, I look forward to welcoming you as our guests and our partners at Noida International Airport in 2024. Dhanyavad. Thank you, sir, for your expression of faith and confidence in UP, and thank you for your support. और देवी सजनों, भारत का 60% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और 55% मोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में होता है, और उसकी तरफ लीडिंग कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। उनके चेयरमैन डिक्सन टेक्नोलॉजी श्री सुनील वच्छानी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ इस सभागार को संबोधित करने के लिए। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Defence Minister Shri Rajnath Singh ji, Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji, Honorable Governor Ms. Patel, Ministers from Denmark and UAE and other ministers from UP. On behalf of Dixon and the mobile manufacturing industry, it's my proud privilege to talk to you about our journey in UP. This journey started with just a single factory for manufacturing televisions. And in a very short period of time, I'm very happy to say that now Dixon has almost 8 state-of-the-art factories in UP, employing more than 10,000 people and manufacturing a wide range of products, which includes televisions, mobile phones, LED lighting, and many other products. I think it's not only for Dixon that UP has become the #1 state. You just heard that almost 65% of the mobiles sold in the country are manufactured in UP. Almost 40% of LED lighting products which are sold in the country are manufactured in UP. And this is the story for many, many other electronics and consumer electronic products. And I must say that this would not have been possible for the very proactive and dynamic policies of the UP government under the leadership of our Chief Minister. We at Dixon
are very happy to announce on the Investor Summit that we are opening 3 more centers of excellence for manufacturing in the state. The first for manufacturing consumer and telecom products, which will not only be made in India, but they'll be designed in India for the world. A factory for manufacturing smartwatches, wearables and hearables, again designed in the state and manufactured in the state for the world. And finally, India's single largest factory for manufacturing refrigerators, almost 1.2 million refrigerators a year in Greater Noida. Once these factories are operational, they'll create job opportunities, almost 10,000 people. Finally, just to reflect of the mood in the industry, I think there is huge optimism and positivity in the industry today. There was a time when India was importing almost all its requirements for electronics into the country. And you'll be very happy to know it's a proud moment that out of the total requirement of $120 billion of consumption of electronic items, it's probably for the first time that 80 billion will be manufactured in the country. Let's look at the story of mobile phone manufacturing. There was a time we were importing almost 90% of our requirement that was consumed in the country. Today, we are not only manufacturing the entire requirement, but we're looking at exporting almost $100 billion worth of mobile phones. There was a time there were no Indian champions in the electronic manufacturing space. Today, Indian companies are manufacturing and exporting to all over the world. I must say that this would not have been possible without the clarion call made by our Honorable Prime Minister when he said, let's make in India. Let's make India the next hub for manufacturing of electronic products. Honorable Prime Minister, I would like to assure you that we in the industry will not rest until we make India the next hub for manufacturing of these products. Finally, I'd like to end with a couplet which I think reflects the mood in the nation and the industry. And it says, Abhi zindagi ki asli udan baki hai, abhi zindagi mein kai imtihan baki hain, abhi to napi hai zameen humne, abhi pura asman baki hai. Thank you so much. इस उड़ान की तरफ आप सभी का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंकिंग ऑल आवर इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर बीइंग आवर पार्टनर्स इन सक्सेस. और देवी सज्जनों, जैसे कि आपने सुना, भारत आज सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है और एक ऐसा क्षेत्र है अब डिफेंस का क्षेत्र. आप जानते होंगे कि भारत में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स विकसित किए जा रहे हैं, एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में. और इन कॉरिडोर्स के बनने से भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, हमारा आयात कम होगा और साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च और डेवलपमेंट में भी भारत विश्व के मानचित्र पर एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा. हमारे साथ हमारे माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री जी हैं श्री राजनाथ सिंह जी. सभी की तालियों के बीच में उन्हें आमंत्रित करती हूँ इस सम्मानित सभागार को संबोधित करने के लिए. अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन जी पटेल, उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, श्री ब्रजेश जी पाठक, यूएई और डेनमार्क के ऑनरेबल
मिनिस्टर्स श्री मुकेश अंबानी जी, श्री कुमार मंगलम जी, श्री चंद्रशेखरन जी और बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सारे यहाँ मौजूद स्टॉलवर्ड्स और बिजनेस जगत के अन्य प्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित सम्मानित देवियों व सज्जनों एवं मेरे मीडिया के मित्रों, यह हम सभी के लिए बेहद हर्ष की बात है कि नए भारत के निर्माता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपना अमूल्य मार्गदर्शन देने के लिए हम सबके बीच यहाँ उपस्थित हैं। लखनऊ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लखनऊ मेरी कर्मभूमि है और यहाँ आपका स्वागत करना मेरे लिए एक गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री जी, नज़ाकत, नफासत, अदब और तहजीब के शहर लखनऊ में मैं आपका तहे दिल हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लखनऊ पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह कर्मभूमि रही है। इस अवसर पर मैं उनका स्मरण करता हूं और उनको नमन करता हूं। उन्होंने राष्ट्र को सशक्तिकरण का जो मार्ग दिखाया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र आज उस पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपके रूप में इस देश को केवल एक प्रधानमंत्री ही नहीं मिला है, बल्कि इस देश को एक मार्गदर्शक, एक अभिभावक और एक प्रेरणा पुरुष मिला है। पिछले कुछ वर्षों में व्यक्तिगत और राजनीतिक विश्वसनीयता का जो प्रतिमान आपने भारत में स्थापित किया है, वह लंबे समय तक अटूट रहेगा और देश को लगातार प्रेरित करता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आज राष्ट्र के कोटि कोटि जन एक साथ मिलकर नए भारत की जो विशाल इमारत निर्मित कर रहे हैं, उसकी बुनियाद में इसी विश्वसनीयता की ही मजबूती है। आज दुनिया भारत को आशा और संभावना के दृष्टि से देखती है, तो उसके पीछे भी यही विश्वसनीयता है। प्रधानमंत्री जी, भारत के बदलते परिदृश्य ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। प्राचीन काल में यह देश जिन जिन चीजों के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध था, यहाँ का उद्योग और व्यापार भी उनमें से एक था। पर कुछ ऐतिहासिक कारणों के चलते यहाँ का उद्योग और व्यापार गर्त में जाने लगा। इस देश ने ऐसा भी समय देखा है जब तमाम संसाधनों और उपयुक्त परिस्थितियों के बावजूद लोग बिजनेस के क्षेत्र में आने से हिचकिचाने लगे थे। यानी स्यूडो सेकुलरिज्म, छद्म समाजवाद के नाम पर इंडस्ट्रियलिस्ट को न केवल आगे बढ़ने से रोका गया, बल्कि स्थापित उद्योगों को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। समाज में ऐसा हीन दृष्टिकोण बन गया था जो औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को ऐसे देखता था मानवीय सभ्य समाज से अलग कोई गतिविधि हो। पर पिछले कुछ वर्षों में चाहे वह राष्ट्र में नए नए आर्थिक सुधार हों, बिजनेस कम्युनिटी को प्रेरित और उत्साहित करना हो, यह दिखाते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी के प्रति सरकार ने एक नई अप्रोच रखी है। पुराने और अप्रभावी नियम कानून जो इंडस्ट्री के लिए रेड टेप बन चुके थे, वर्तमान नेतृत्व में रेड कारपेट में वह बदल चुके हैं। आज बिजनेस कम्युनिटी को न केवल सम्मान और भरोसे की नजर से देखा जाता है, बल्कि वेल्थ क्रिएटर के रूप में सामाजिक विकास में उन्हें एक प्रमुख कंट्रीब्यूटर समझा जाता है। भारत की लगातार बढ़ती साख में हमारी बिजनेस कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान है। देवियों व सज्जनों, यह महत्वपूर्ण बात है कि आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, डोमेस्टिक एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स कम्युनिटी भारत को भरोसे की निगाह से देख रही है। पर इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देश के नागरिकों में देश के नेतृत्व पर, देश की संभावनाओं और क्षमता पर एक नया भरोसा पैदा हुआ है। मोदी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात ने जो ऊंची विकास की दर हासिल की थी, वह पूरी दुनिया में चर्चा के साथ साथ रिसर्च का विषय बन गया था। अब जब मां गंगा के आदेश पर आपने उत्तर प्रदेश का हाथ थामा है, तो कोई कारण नहीं कि यह उत्तर प्रदेश भी विकास और समृद्धि की वही रफ्तार न पकड़े जो किसी समय गुजरात ने पकड़ी थी। पिछले कुछ समय में
उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स के लिए एक अत्यंत भरोसेमंद डेस्टिनेशन के रूप में यह उत्तर प्रदेश उभरा है। प्रदेश के बहुत ही लगनशील और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने अपने नाम यानी अप को लगातार सार्थक किया है। अब यूपी मतलब हेल्थ अप, यूपी मतलब एजुकेशन अप, यूपी मतलब स्किल अप, यूपी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अप, यूपी मतलब इन्वेस्टमेंट अप और यूपी मतलब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अप यह हो गया है। कुछ साल पहले स्थिति यह हो गई थी कि यूपी में इन्वेस्ट वेस्ट समझा जाने लगा था, पर आज यूपी में इन्वेस्ट बेस्ट समझा जाने लगा है। प्रधानमंत्री जी, आज दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञों और इन्वेस्टमेंट फर्म्स का यह मानना है कि 21वीं शताब्दी आपके नेतृत्व और दिशा निर्देश में भारत की सदी बनने जा रही है। आज भारत विश्व में इन्वेस्टमेंट का मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन चुका है। मेरा यह विश्वास है कि दुनिया की विकास की धुरी भारत की अर्थव्यवस्था बनेगी और उसमें उत्तर प्रदेश एक प्रभावी ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाएगा। यूपी राइजिंग यानी अप राइजिंग और इंडिया राइजिंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देवियों व सज्जनों, आज की समिट में आप लोगों का पार्टिसिपेशन और पिछले कुछ समय में यूपी में हुआ अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। नेतृत्व बदल जाने से कैसे पूरा परिदृश्य बदल जाता है, उत्तर प्रदेश समेत पूरा देश इसका जीता जागता उदाहरण है। पिछले 7-8 वर्षों में ऐसा नहीं है कि संसाधन बहुत बदल गए हों, ऐसा नहीं है कि लोग दूसरे आ गए हों। बावजूद इसके हमारा देश अगर इतना बदला है तो इसलिए क्योंकि नेतृत्व बदला है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश समेत पूरा राष्ट्र विकास का शिखर चूमेगा। राष्ट्र अपनी आभा से संपूर्ण विश्व को आलोकित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसका रास्ता इस तरह के इन्वेस्टर समिट से ही होकर गुजरता है। मैं इसकी सफलता की हृदय से शुभकामना देता हूं और एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर और हम सबके मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर उपस्थित होने पर मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके प्रोत्साहन भरे संदेश के लिए। और देवी सज्जनों, अब आमंत्रित करते हैं इस नए उत्तर प्रदेश के प्रमुख शिल्पकार जो निरंतर उत्तर प्रदेश को तराश रहे हैं, निखार रहे हैं अपने अथक प्रयासों से, और जिनका सपना उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है। आप सभी की तालियों के बीच मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को। हम सबके मार्गदर्शक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, सभी केंद्रीय मंत्रीगण, डेनमार्क तथा यूएई के माननीय मंत्रीगण, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, सभी
यहाँ पर उपस्थित माननीय एम्बेसडर्स, उच्चायुक्तगण, देश और दुनिया के उद्योग जगत के सभी कॉरपोरेट लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस डेलीगेशंस और सभी उपस्थित निवेशक बंधुओं, मैं आप सबका असीम संभावना वाले इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर जो कुछ भी उपलब्धि हासिल करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही उसे हासिल किया है। आज जब देश अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, इन स्थितियों में उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय को, पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का यह मंच उन उपलब्धियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस हमारे पार्टनर कंट्री के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं, ताकि दुनिया के तमाम अन्य देशों के प्रतिनिधि इस आयोजन में शामिल होकर के इसे सफल बना करके वास्तव में एक निवेश के महाकुंभ के रूप में इसे एक नया स्वरूप प्रदान किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आपके मार्गदर्शन के उपरांत उत्तर प्रदेश के हमारे मंत्रिमंडल के समूह ने दुनिया के 16 देशों की 21 शहरों में रोड शो के आयोजन किए थे। उन सभी देशों में भारतीय मिशन से जुड़े हुए हमारे माननीय राजदूतों ने उन्हें भरपूर सहयोग देकर के आपके विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी के उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही देश के 10 बड़े महानगरों में भी इन रोड शोज के आयोजन किए गए और आज जब यहां पर आपका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है, तो न केवल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10,000 से अधिक यहां पर आए हुए उद्योग, देश के दुनिया के प्रमुख उद्योगपतियों, निवेशकों तथा बिजनेस डेलीगेशंस की उपस्थिति में, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी ये कार्यक्रम एक साथ संचालित हो रहा है।
सभी 75 जनपदों में एक कार्यक्रम एक साथ हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इन पूरे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हमें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, ईयू इन्वेस्टमेंट इंडिया चैम्बर्स, ऑस्ट्रेलियन इंडिया बिजनेस काउंसिल, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की, सीआईआई सदर्न इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जेट्रो, कोट्रा, अबू धाबी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कनाडा इंडिया फेडरेशन, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लघु भारती जैसी प्रमुख सभी व्यापारिक जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, इन सब ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहयोगी बनकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश के अंदर इस पूरे निवेश महाकुंभ के अवसर पर जो प्रमुख वैश्विक और भारतीय कंपनियों से ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एंड इन एरोस्पेस, हेल्थ, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फार्मा, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स सहित सभी 25 सेक्टर में जिनकी सेक्टोरियल पॉलिसीज उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही जारी की है, हमें निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के अंदर निवेशकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने 4 पिलर्स तय किए हैं। इनमें ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र, 33 विभागों की 406 सेवाएं यह उपलब्ध करवा रहा है। इन्वेस्टर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल निवेश सारथी, यह निवेशकों की जिज्ञासाओं के समाधान, समस्या निवारण और निवेश परियोजनाओं के अनुश्रवण की सुविधा दे रहा है। तो नीतियों में प्रावधानित इंसेंटिव को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम को भी विकसित करने के साथ ही हर एक निवेशक के साथ एक प्रदेश के अंदर उद्यमी मित्र की तैनाती करने की व्यवस्था भी इसके माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ की है। आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए लीड्स रैंकिंग में अचीवर श्रेणी प्राप्त की है। प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने निर्यात को भी दुगना करने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश में आज आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रदेश बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए आज जाना जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जो अन्य तमाम संभावनाएं हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भारत की फूड बास्केट के रूप में जाना जाता है, खाद्यान्न, दूध, गन्ना, आलू व इथेनॉल उत्पादन में प्रदेश देश में नंबर 1 है। वाराणसी का सिल्क क्लस्टर, भदोई का कालीन क्लस्टर, ये प्रमुख टेक्सटाइल हब भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। और इन सभी अन्य सेक्टर्स में जहां पर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं, उन सबको बढ़ाने के लिए सेक्टोरियल पॉलिसीज इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, टॉय सिटी, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, मेगा फूड पार्क, ट्रांस गंगा सिटी, गारमेंट पार्क और कई प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के विकास की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रही है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष में आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में जो सकारात्मक परिवर्तन आया है, आज वह जमीनी धरातल पर भी दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। और निवेश महाकुंभ उसकी एक झलक भी प्रस्तुत करता है।
इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल MOU हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर 92,50,000 से अधिक यहां पे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर होंगी। ये सभी जो सेक्टर वार प्रस्तावित निवेश है, इनमें रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल पार्क, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, IT enabled services, tourism, textile, power generation, housing, health care, food processing, dairy, food and civil supplies, waste to energy, biofuel, इन सभी क्षेत्रों में हुआ है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 6 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, इनमें जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था, इस निवेश प्रस्ताव में अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 9,55,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बुंदेलखंड के लिए भी 4,28,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस अवसर पर हमें प्राप्त हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपके यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज विकास की जिन नई बुलंदियों की ओर अग्रसर हो रहा है, बीमारू राज्य के दंश से मुक्त होकर के देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के आपके विजनरी नेतृत्व में जो एक उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों को आपने दायित्व दिया है, उस दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं इस अवसर पर अपने सभी इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स को प्रदेश के अंदर एक बेहतर प्रशासन और सर्वोत्तम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा प्रदान करने का आश्वासन देते हुए आप सभी के आगमन के लिए प्रदेश की जनता की ओर से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार आपके हितों के लिए और अपनी पॉलिसी के अंतर्गत आपको हर संभव सहयोग देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में इस देश को एक ऐसे नेता और एक ऐसे कप्तान मिले हैं जिन्होंने भारत को एक वैश्विक खिलाड़ी और साथ साथ विश्व पटल पर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है। एक ऐसे जननायक जो देश को एक जीवंत और समावेशी समाज के रूप में विकसित करने की तरफ निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जिनकी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में सर्वप्रथम नागरिक हैं। और एक ऐसे CEO जिन्होंने भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने की तरफ अनेक गवर्नेंस रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके कारण निवेशक आज उत्साहित भी है, प्रोत्साहित भी है, सुरक्षित भी महसूस कर रहा है और भारत आज एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है। इससे पहले कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करूँ, हमारे प्रदेश प्रधान माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहेंगे अपने 25 करोड़ के परिवारजन की तरफ से। तो मैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करती हूँ कि वे प्रधानमंत्री जी के साथ यहाँ पर हमारे साथ मंच पर आएँ और एक सभी की तरफ से एक छोटी सी भेंट आभार व्यक्त करते हुए हम प्रधानमंत्री जी को देना चाहेंगे, उनके नेतृत्व के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और साथ साथ उनके आशीर्वाद के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके मार्गदर्शक हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये भारत आगे बढ़ रहा है और न केवल हर
क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है, पर भारत की सोच भी बदली है। माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर श्री गणेश की एक मूर्ति भेंट कर हम प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी पर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहे और उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे, इसके लिए उनका विशेष रूप से आभार, धन्यवाद। और देखिए सज्जनों, अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए हम सभी ललायत हैं, जिनके विचार, जिनकी अंतर्दृष्टि आपको इंस्पायर भी करती है, मोटिवेट भी करती है और साथ साथ अनेक संभावनाओं के द्वार भी खोलती है। देखिए सज्जनों, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रिजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी और यही लखनऊ के प्रतिनिधि श्रीमान राजनाथ सिंह जी, विभिन्न देशों से आए सभी वरिष्ठ महानुभाव, यूपी के सभी मंत्रीगण और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पधारे इंडस्ट्री जगत के सम्मानीय सदस्य, ग्लोबल इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी, पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडर्स, देवी और सज्जनों, आप सभी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं मुख्य अतिथि होने पर भी ये स्वागत की जिम्मेदारी क्यों उठा रहा हूं। ये इसलिए क्योंकि मेरी एक और भूमिका भी है। आप सबने मुझे भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश का सांसद भी बनाया है। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आज उस दायित्व को भी निभाने के लिए आज इस समिट का हिस्सा बना हूं और इसलिए मैं देश विदेश से यूपी आने वाले आप सभी इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है। लोग कहते थे
यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। यूपी बीमारू राज कहलाता था। यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी सीधे समुद्र से जुड़ रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से कनेक्ट होता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। साथियों, आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। साथियों, आप सभी इंडस्ट्री के दिग्गज यहां हैं। आप में से अधिकतर को एक लंबा अनुभव भी है। दुनिया की वर्तमान स्थिति भी आप सभी से छुपी नहीं है। आप भारत की इकोनॉमी के आज के सामर्थ्य और यहां के मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को भी बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आखिर पैंडेमिक और वॉर के शॉक के बाहर निकलकर भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बना है। आज दुनिया की हर क्रेडिबल वॉइस ये मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ
कि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत ने न सिर्फ रेजिलियंस दिखाया बल्कि रिकवरी भी उतनी ही तेजी से की। साथियों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारतीयों का खुद पर बढ़ता भरोसा, खुद पर आत्मविश्वास। आज भारत के यूथ की सोच में, भारत के समाज की सोच और एस्पिरेशंस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज भारत का हर नागरिक ज्यादा से ज्यादा विकास होते देखना चाहता है। वो अब भारत को जल्द से जल्द विकसित होते देखना चाहता है। भारत के समाज की एस्पिरेशंस आज सरकारों को भी पुश कर रही है और यही एस्पिरेशंस विकास के कार्यों में भी गति ला रही है। और साथियों, मत भूलिए कि आज आप जिस राज्य में बैठे हैं उसकी आबादी करीब 25 करोड़ है। दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा सामर्थ्य अकेले उत्तर प्रदेश में है। पूरे भारत की तरह ही आज यूपी में एक बहुत बड़ी एस्पिरेशनल सोसाइटी आपका इंतजार कर रही है। साथियों, आज भारत में सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है उसका बड़ा लाभ यूपी को भी मिला है। इस कारण आज यहां समाज सोशली एंड फाइनेंशियली बहुत अधिक इंक्लूसिव हो चुका है, कनेक्टेड हो चुका है। एक मार्केट के रूप में भारत अब सीमलेस हो रहा है। सरकारी प्रक्रियाएं भी सरल हो रही है। मैं अक्सर कहता हूं कि आज भारत आउट ऑफ कंपल्सन नहीं बल्कि आउट ऑफ कन्विक्शन रिफॉर्म करता है। यही कारण है कि भारत 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को खत्म कर चुका है, दर्जनों पुराने कानूनों को खत्म कर चुका है। साथियों, आज भारत सही मायने में स्पीड और स्केल के रास्ते पर चल पड़ा है। एक बहुत बड़े वर्ग की बेसिक जरूरतों को हमने पूरा कर लिया है, इसलिए वो एक लेवल ऊपर की सोचने लगा है, आगे की सोचने लगा है। यही भारत पर भरोसे का सबसे बड़ा कारण है। साथियों, कुछ दिन पहले भारत सरकार का जो बजट आया है उसमें भी आपको यही कमिटमेंट साफ साफ दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च आज सरकार कर रही है और हर वर्ष इसको हम बढ़ा रहे हैं। इसलिए
आज आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के नए मौके बन रहे हैं। आज आपके लिए हेल्थ, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के भी अनेक अवसर हैं। ग्रीन ग्रोथ के जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है, उसमें तो मैं आपको विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं। इस वर्ष के बजट में 35,000 करोड़ रुपए तो हमने सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन के लिए रखे हैं। ये दिखाता है कि हमारा इरादा क्या है। मिशन ग्रीन हाइड्रोजन हमारे इसी इरादे को बुलंद करता है। इस बजट में इससे जुड़ा पूरा इकोसिस्टम विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक नई सप्लाई और वैल्यू चेन हम विकसित कर रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि नई वैल्यू और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए यूपी आज एक नया चैंपियन बनकर उभर रहा है। परंपरा और आधुनिकता से जुड़े उद्योगों का, एमएसएमईज का एक बहुत ही सशक्त नेटवर्क आज उत्तर प्रदेश में वाइब्रेंट है। यहां भदोही के कालीन और बनारसी सिल्क है, भदोही कारपेट क्लस्टर और वाराणसी सिल्क क्लस्टर भी, और उसकी वजह से यूपी भारत का टेक्सटाइल हब है। आज भारत के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 60% से भी ज्यादा मोबाइल अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। मोबाइल कंपोनेंट की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भी यूपी में ही होती है। अब देश के 2 डिफेंस कॉरिडोर्स में से एक यूपी में बन रहा है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। आज मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स की डिमांड निरंतर बढ़ रही है। भारतीय सेना को भी हम अधिक से अधिक मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम, डिफेंस प्लेटफॉर्म्स देने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस महान काम का नेतृत्व इसी लखनऊ की धरती के हमारे कर्मवीर राजनाथ सिंह जी संभाल रहे हैं। ऐसे समय में जब भारत एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री का विकास कर रहा है, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको जरूर लेना चाहिए। साथियों, उत्तर प्रदेश में तो डेयरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अनेक संभावनाएं हैं। फल और सब्जियों को लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत डाइवर्सिटी है। एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी भी प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बहुत सीमित है। आपको जानकारी होगी कि फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई स्कीम लेकर हम आए हैं। इसका लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए।
साथियों, आज सरकार का ये प्रयास है कि इनपुट से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तक एक आधुनिक व्यवस्था किसानों के लिए बने। छोटे इन्वेस्टर्स एग्री इंफ्रा फंड का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार देश भर में एक बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी विकसित करने के लिए बजट में हमने प्रावधान किया है। ये भी छोटे निवेशकों के लिए बहुत बढ़िया मौका है। साथियों, आज भारत का बहुत अधिक हमारा फोकस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर है। छोटे किसानों को ज्यादा साधन देने और उनकी इनपुट कॉस्ट घटाने पर है। इसलिए नेचुरल फार्मिंग की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां यूपी में गंगा के किनारे दोनों तरफ 5 किलोमीटर क्षेत्र में नेचुरल फार्मिंग शुरू हो गई है। अब इस वर्ष के बजट में हमने किसानों की मदद के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाने की घोषणा की है। ये नेचुरल फार्मिंग को और अधिक प्रोत्साहित करेगा। इसमें भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए इन्वेस्टमेंट की अनेक संभावनाएं हैं। साथियों, भारत में एक और नया अभियान हमारे मिलेट्स को लेकर के शुरू हुआ है। भारत के ये मिलेट्स आमतौर पर लोगों की भाषा में उसको मोटा अनाज कहते हैं और उसकी कई वैरायटीज है। विश्व बाजार में उसकी एक पहचान बने, इसके लिए आपने बजट में सुना होगा, हमने इस मिलेट्स को, मोटे अनाज को एक नया नाम दिया है, श्री अन्न। ये श्री अन्न जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अधिक है। ये सुपर फूड है। जैसा श्रीफल का माध्यम है, महात्मय है, वैसा ही श्री अन्न का भी महात्मय बनने वाला है। हमारे ये प्रयास हैं कि भारत का श्री अन्न ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को एड्रेस करे। दुनिया इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में भी मना रही है। इसलिए एक तरफ हम किसानों को श्री अन्न के उत्पादन के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके लिए ग्लोबल मार्केट का भी विस्तार कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े साथी रेडी टू ईट और रेडी टू कुक श्री अन्न के प्रोडक्ट्स में संभावनाएं तलाश सकते हैं और मानव जाति की बड़ी सेवा भी कर सकते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में एक और विषय में बहुत प्रशंसनीय काम हुआ है। ये काम एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी हेल्थ यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ऐसे अनेक संस्थान अलग अलग स्किल्स के लिए युवाओं को तैयार करेंगे। मुझे बताया गया है कि स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत
अभी तक यूपी के 16 लाख से अधिक युवाओं को अलग अलग स्किल्स में ट्रेन किया गया है। यूपी सरकार ने पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कोर्सेज भी शुरू किए हैं। और मैं जब अभी आ रहा था तो शिक्षा का जिनकी जिम्मे होती है, हमारी गवर्नर साहिबान चांसलर के रूप में वो काम देखती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है कि नेक एक्रेडिटेशन में इस बार उत्तर प्रदेश की 4 यूनिवर्सिटीज ने हिंदुस्तान को अपना लोहा मनवा दिया है। मैं शिक्षा जगत से जुड़े लोगों को और चांसलर मैडम को हृदय से अभिनंदन करता हूं। देश के स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में भी यूपी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। आने वाले कुछ वर्षों में 100 इंक्यूबेटर्स और 3 स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स को स्थापित करने का लक्ष्य यूपी सरकार ने रखा है। यानी यहां आने वाले इन्वेस्टर्स को टैलेंटेड और स्किल युवाओं का एक बहुत बड़ा पूल भी मिलने जा रहा है। साथियों, एक तरफ डबल इंजन सरकार का इरादा और दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश, इससे बेहतर पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। ये जो समय है इसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। भारत की समृद्धि में दुनिया की समृद्धि निहित है। भारत के उज्जवल भविष्य में दुनिया के उज्जवल भविष्य की गारंटी पड़ी है। समृद्धि की इस यात्रा में आप सबकी भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये निवेश सबके लिए शुभ हो, मंगल हो, इसी कामना के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आए हुए देश और दुनिया के सभी इन्वेस्टर्स को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते मैं आपको भरोसा देता हूं कि उत्तर प्रदेश की आज की सरकार, उत्तर प्रदेश की आज की ब्यूरोक्रेसी प्रगति के राह पर दृढ़ संकल्प होकर के चल पड़ी है। वो आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके संकल्पों को सिद्ध करने के लिए पूरे सामर्थ्य के साथ अग्रदूत बन करके आपके साथ खड़ी है। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार देश और दुनिया के इन्वेस्टर्स को हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पर निमंत्रण करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। सभी क्षेत्रों पर और सभी के ऊपर आपके विश्वास के लिए, शुभकामनाओं के लिए, सभी के लिए सतत आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके पथ प्रदर्शक संदेश के लिए। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों ने, उनके अंतर्दृष्टि में हमें एक राह दिखाई है आगे और बढ़ने की, और एक सभी में नया उत्साह, नया जोश, नई ऊर्जा भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास उत्तर प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री में और पूरे मंत्रिमंडल में, हम सभी में कुछ और
अच्छा करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है। साथ साथ सभी क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि भारत ऊंची उड़ान भरने को तैयार है और हमें यकीन है उनके कुशल नेतृत्व में भारत और बढ़ेगा और खिलेगा और विश्व पटल पर अपना नाम और जागृत करेगा। प्रधानमंत्री जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद उनके